हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल HTC लड़ी पर। दोस्तों, आज हम लोग कोशिका चैप्टर्स के अंतर्गत आने वाले जो टॉपिक है DNA और RNA, इसे बहुत ही अच्छी तरह से समझने वाले हैं और आपको यकीन करवाते हैं कि यदि आप हमारे वीडियो के अंत तक जुड़े रहे तो DNA और RNA से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स में सवाल पूछे जाते हैं वो आपसे ज़रूर बन जाएगा। तो आइए दोस्तों, देरी ना करते हुए हम लोग आज DNA और RNA शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसे हम लोग केंद्रक अम्ल बोलते हैं। केंद्रक अम्ल अर्थात न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि देखिए, ये जो हमारी कोशिका होती है और उस कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, तो उस केंद्रक के अंदर ही DNA और RNA पाया जाता है। इस केंद्रक के अंदर ही DNA और RNA पाया जाता है, तो इसीलिए इसे केंद्रक अम्ल कहते हैं। तो DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और RNA का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो सवाल कई बार पूछ लिया जाता है DNA और RNA का फुल फॉर्म, तो आपको याद रखना है DNA का मतलब डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और RNA का फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड। एक्चुअल में दोस्तों DNA में डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है, जबकि RNA में राइबोज शुगर होता है। आगे आपको बताएंगे दो तरह के शुगर होते हैं। तो अब हम लोग DNA के बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो आइए DNA के बारे में बात करते हैं। अभी आपको फुल फॉर्म बता ही दिए। DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। दोस्तों, आपको ये तो पता है कि DNA केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन क्या आपको ये भी पता है कि DNA माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है? DNA क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है? यदि नहीं तो आज आप लोग जान लें। साथ ही साथ यदि आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, राइबोसोम अर्थात कोशिकांग के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप कृपया हमारे पीछे के वीडियो को जाकर देखें। इससे पहले कोशिका का 4 और वीडियो आ चुका है, उसमें आप लोगों को कोशिका के अंदर पाए जाने वाले सभी कोशिकांग के बारे में डिटेल्स में पढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ से आप लोगों को जानकारी मिली कि DNA जो है वो हमारे न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों। इसकी श्रृंखला को हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। DNA के श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं और इसकी संरचना जो है DNA की संरचना वो डबल स्टैंडर्ड होती है। डबल स्टैंडर्ड हिंदी में इसे अगर हम बोलें तो द्विकुंडलित बोलते हैं। तो DNA की संरचना द्विकुंडलित होती है और इसके बारे में सबसे पहले बताया था वाटसन और क्रिक नाम के वैज्ञानिक। कई बार एग्जाम्स में सवाल पूछे गए हैं DNA के डबल स्टैंडर्ड संरचना के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो वाटसन और क्रिक। आइए दोस्तों, ये डबल स्टैंडर्ड का क्या मतलब है, इसका क्या मीनिंग होता है? तो यहाँ पे आप एक फिगर देख सकते हैं। ये फिगर आपको DNA का दिख रहा है, तो इसका फिगर कुछ इस तरह का है। तो इसे ही हम लोग डबल स्टैंडर्ड संरचना बोलते हैं। ये जो है बेस इसमें जुड़े होते हैं, नाइट्रोजन बेस। ये नाइट्रोजन बेस जो है 4 तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं एडेनिन, दूसरे को थाइमिन, तीसरे को साइटोसिन, चौथे को गुआनिन। और ये जो पीले कलर की पट्टी यहाँ पे दिख रही है इस तरह से, तो ये है आपका फॉस्फेट। फॉस्फेट का ये बना होता है। और इस रचना के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, इसकी खोज किसने की थी? तो वाटसन और क्रिक नाम के वैज्ञानिकों ने। तो दोस्तों, इसमें आपको बता दें, ये जो आपको हरे कलर का दिख रहा है, ये हरे कलर का एडेनिन दिखाई दे रहा है और एडेनिन के साथ जुड़ा होता है थाइमीन। एडेनिन के साथ कौन जुड़ा होता है दोस्तों? थाइमीन। और जो ये ब्लू कलर का एक रचना तुमको आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका गुआनिन।
और गुआनिन जुड़ा होता है रेड कलर के, यहाँ पे जो ये रचना है साइटोसिन इसको बोलते हैं। तो गुआनिन साइटोसिन से जुड़ा होता है। आपको याद रखना है एडेनिन जुड़ा होता है थाइमिन से और गुआनिन जुड़ा होता है साइटोसिन से। इसके बीच में डबल बॉन्ड होता है, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये सवाल भी कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आइए आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि अभी डीएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड इसकी श्रृंखला को कहते हैं। ये दो तरह के बेस से बने होते हैं, एक को न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, एक को फॉस्फेट बोलते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड है इसमें दो चीज़ें होती है, एक तो शुगर, दूसरा नाइट्रोजन बेस। तो शुगर दो तरह के होते हैं, एक राइबोज शुगर और एक में डीऑक्सी राइबोज शुगर। राइबोज होता है आरएनए में और डीऑक्सी राइबोज होता है डीएनए में। तो दोस्तों इधर अगर नाइट्रोजन बेस की बात करें तो नाइट्रोजन बेस को दो भागों में बांटा गया है, एक को बोलते हैं प्यूरिन्स और दूसरे को बोलते हैं पायरेडमीन्स। प्यूरिन्स दो तरह के, एडेनिन और गुआनिन, जबकि पैराडमीन्स हैं ये दो तीन तरह के, एक तो साइटोसिन, एक थाइमिन, एक यूरेसिल। आइए इसे हम एक चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। आपको बता दिया गया था कि एडेनिन जुड़ा होता है थाइमिन से और गुआनिन जुड़ा होता है साइटोसिन से, और एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। उसी तरह से गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं, इसे हम लोग कहते हैं प्यूरिन्स और इसे हम लोग कहते हैं पायरेडमीन्स। तो जो नाइट्रोजन बेस हैं वो 5 तरह के होते हैं। प्यूरिन्स दो तरह के, एक को बोलते हैं गुआनिन और दूसरे को बोलते हैं दोस्तों एडेनिन। गुआनिन और एडेनिन, यहाँ पे डबल रिंग स्ट्रक्चर्स होता है। जबकि पायरेडमीन्स की बात करें तो पायरेडमीन्स में जो है आपके 3 नाइट्रोजन बेस होते हैं, एक को बोलते हैं साइटोसिन, एक को बोलते हैं थाइमिन और एक को बोलते हैं यूरेसिल। तो दोस्तों ये जो पैरेडमीन्स हैं ये सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, इतना बात आप लोग को याद रखना है। साथ ही साथ इस यहाँ से एक और जानकारी आपको लेनी है कि जो आपका प्यूरिन्स है, प्यूरिन्स मतलब गुआनिन और एडेनिन, ये डीएनए और आरएनए दोनों जगह पाए जाते हैं। उसी तरह से साइटोसिन और थाइमिन, साइटोसिन ये भी दोनों जगह पाए जाते हैं, लेकिन थाइमिन केवल डीएनए में और यूरेसिल केवल आरएनए में पाए जाते हैं। दोस्तों आइए आगे बात करते हैं आरएनए की। तो आरएनए क्या होता है? तो आरएनए का सबसे पहले फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए का फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आपको बताए थे कि जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड संरचना होती है, जबकि आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड संरचना होती है, एकल कुंडलित संरचना, एकल कुंडलित संरचना आरएनए की होती है। एकल कुंडलित का मतलब क्या है दोस्तों? तो इस फिगर में आप देख सकते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एकल कुंडलित संरचना है, सिंगल स्टैंडर्ड संरचना। जबकि डीएनए की संरचना होती है दोस्तों डबल स्टैंडर्ड, इस तरह की। तो दोस्तों इस फिगर में ये आपका आरएनए है और इधर वाला डीएनए है। दोस्तों यहाँ बता दें, इसमें पाया जाता है एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। लेकिन इसमें पाया जाता है जो नाइट्रोजन बेस, वो पाए जाते हैं एडेनिन। आगे आपको यहाँ पे बता देते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आरएनए है उसमें नाइट्रोजन बेस पाया जाता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, लेकिन थाइमिन नहीं पाया जाता है। इस थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में। तो आपको इतना याद रखना है, इसमें राइबोज शुगर पाए जाते हैं। आइए
ये जो संरचना है इसके माध्यम से आपको और स्पष्ट करने का कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यह संरचना अगर हम डीएनए की बात करें तो थाइमीन इसमें पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है, एडेनिन पाया जाता है और गुआनिन पाया जाता है। जबकि आरएनए की बात करें तो इस थाइमीन के स्थान पर इसमें यूरेसिल पाया जाता है, जबकि साइटोसिन इसमें भी है तो इसमें भी है, एडेनिन इसमें भी है तो एडेनिन इसमें भी है, गुआनिन इसमें भी है तो गुआनिन इसमें भी है। तो इस तरह से ये तीन चीज़ें तो कॉमन हैं दोनों में, डीएनए और आरएनए में, लेकिन जहाँ पे डीएनए में थाइमीन है वहाँ पे आरएनए में यूरेसिल है। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों जो हमारा आरएनए होता है वो प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। प्रोटीन संश्लेषण अर्थात प्रोटीन को बनाने में सहायक होता है हमारा आरएनए। यह तीन प्रकार के होते हैं, आरएनए तीन प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं एमआरएनए, दूसरे को टीआरएनए, तीसरे को आरआरएनए। एमआरएनए का मतलब है मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए का मतलब है ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए का मतलब है राइबोसोमियल आरएनए। दोस्तों एमआरएनए का क्या काम है? यह जो है एमिनो एसिड की पहचान करता है, एमिनो एसिड की पहचान करता है और उसे एक क्रम में सजाता है। तो मैसेंजर आरएनए का काम है पहचान करना। उसी तरह से ट्रांसफर आरएनए का काम होता है कि वो जो पहचान करता है मैसेंजर आरएनए एमिनो एसिड को, उस एमिनो एसिड को परिवहन करके राइबोसोम तक पहुंचाने का काम करता है। तो राइबोसोम तक पहुंचाने का काम जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? ट्रांसफर आरएनए। और तीसरा जो है राइबोसोमियल आरएनए, ये राइबोसोमियल आरएनए ही प्रोटीन का निर्माण करता है। तो कुल मिला के प्रोटीन का निर्माण किस तरह से होता है आप समझ गए, क्योंकि आरएनए का काम ही है प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो दोस्तों ये तीनों आरएनए मिलके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। आइए इसे और स्पष्ट रूप से समझते हैं इस डाटा के माध्यम से। तो यहाँ पे ये डाटा आप लोग देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ आरएनए तीन तरह के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमियल आरएनए। तो दोस्तों ये जो है ऑल प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है और ये आरएनए मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो दोस्तों आप लोग अगर ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में नहीं जानते हैं तो इस पे भी एक वीडियो बना दिया गया है, इसके दोनों में क्या अंतर है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में अंतर भी देख सकते हैं। दोस्तों उसके अलावा भी अदर आरएनए भी पाए जाते हैं, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वेश्चंस जो हैं उसी तीनों से आते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। अब हम लोग बात करते हैं कि ये एक दूसरे में ट्रांसफर भी हो जाते हैं, मतलब डीएनए से आरएनए का बन जाना, आरएनए से प्रोटीन का बन जाना। तो इस तरह से ये जो क्रिया है इसे क्या कहते हैं, कई बार इससे रिलेटेड सवाल पूछ लिए जाते हैं। इसको बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा। तो ये सेंट्रल डोग्मा का मतलब क्या है तो आप समझिए, जो डीएनए है ना, इस डीएनए से जब कोई चीज़ आरएनए में बदल जाता है, डीएनए से आरएनए में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और फिर आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। दोस्तों अगर हम लोग आरएनए से डीएनए की बात करें तो आरएनए से डीएनए जब बनता है तो उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। याद रखेंगे, इस स्टार का मतलब है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन अगर डीएनए है और डीएनए से ही कोई दूसरा डीएनए बन जाए तो उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम इसे यहाँ पे समझा दें। डीएनए है और डीएनए से डीएनए ही बना, तो इस प्रक्रिया को बोलेंगे रेप्लिकेशन।
अगर डीएनए है, इससे बना आरएनए, तो इसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन अगर आरएनए से डीएनए बन रहा है तो इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अगर आरएनए है और इससे प्रोटीन बनता है तो इसे बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। आप लोग यहाँ एक बार और फिर से हम आपको बता दें, ये देख सकते हैं डीएनए है, डीएनए से डीएनए ही बने तो इसे हम लोग रेप्लिकेशन बोलते हैं। डीएनए से आरएनए बने तो इसे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। आरएनए से अगर प्रोटीन बने तो इसे हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आरएनए से डीएनए बने तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। देखिए ना, डीएनए से आरएनए बना तो इसको ट्रांसलेशन बोले, ट्रांसक्रिप्शन बोले ना। आइए आरएनए से फिर डीएनए बनेगा तो उसी का उल्टा, तो उल्टा को रिवर्स बोलते हैं, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। दोस्तों अभी आप लोग तो जानते ही हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो है कोरोना वायरस की महामारी फैली हुई है। तो आप लोग सुने होंगे कि कोविड-19 इसको बोला गया, और कोविड-19 का एक टेस्ट होता है RT-PCR। तो ये RT-PCR में ये RT क्या है दोस्तों, तो यही है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। PCR का फुल फॉर्म होता है पॉलीमेराइज चेन रिएक्शन। दोस्तों होता क्या है, जो कोरोना वायरस होता है ना, उस कोरोना वायरस में आपका डीएनए नहीं पाया जाता, और किसी भी चीज़ का प्रजाति का मतलब उसके बारे में अगर जानकारी प्राप्त करना है तो उसके डीएनए से पता चलता है। तो इसमें चूंकि डीएनए नहीं पाया जाता है, पाया जाता है आरएनए, तो आरएनए से पहले बनाया जाता है डीएनए, और आरएनए से डीएनए बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इसीलिए इसके टेस्ट को नाम दिया गया है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेराइज चेन रिएक्शन। तो आप लोग को याद रखना है, कोविड-19 के लिए एक टेस्ट होता है RT-PCR। आइए दोस्तों अब बात करते हैं कोशिका विभाजन की। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो सेल डिवीजन का क्या मतलब है कि एक कोशिका का टूटकर दो या दो से अधिक कोशिकाओं का बनना या निर्माण होना कोशिका विभाजन कहलाता है। मान लीजिए एक कोशिका है और ये टूट के दो कोशिका बन गया या इससे अधिक भी बन गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका विभाजन। दोस्तों इसको बोलते हैं मदर सेल। जो ये कोशिका जिससे ये टूटा है इसको बोलते हैं मदर सेल, मदर सेल। और जो ये नया वाला कोशिका बना है इसको बोलते हैं डॉटर सेल, डॉटर सेल। तो आइए इसे समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको लिखा गया है कि जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे मदर सेल कहते हैं, और कोश विभाजन के बाद जो नई कोशिका बनती है उसे डॉटर सेल बोलते हैं। दोस्तों आप लोग को पिछले वीडियो में भी बता दिया गया कि जो कोशिका विभाजन का काम करता है वो जंतुओं में तो सेंट्रोसोम करता है, जिसको हिंदी में तारक काई भी बोलते हैं। किंतु जो पादप कोशिकाएं होते हैं उस पादप कोशिकाओं में जो कोशिका विभाजन होता है वो सेल प्लेट के द्वारा होता है। तो आप लोग याद रखेंगे, जंतुओं में सेंट्रोसोम, पादपों में सेल प्लेट के द्वारा कोशिका विभाजन होता है। अब ये कोशिका विभाजन तीन तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं असूत्री विभाजन, फिर होता है समसूत्री विभाजन, फिर होता है अर्धसूत्री विभाजन। अगर अंग्रेजी में बात करें एमिटोसिस, मिटोसिस, मायोसिस। तो ये सेल डिवीजन तीन तरह के होते हैं, आप लोग जान ही गए, एमिटोसिस, मिटोसिस और मियोसिस। तो ये क्या होता है, ये तीनों आपको बता दें कि जो असूत्री विभाजन है ये छोटे छोटे मतलब आप कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक जीव में होता है। प्रोकैरियोटिक जीव में ये होता है, जबकि यूकैरियोटिक जीव अर्थात जंतु कोशिका और पादप कोशिका जो होते हैं उसमें समसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन का मतलब है क्रोमोसोम बराबर बराबर की संख्या में बढ़ जाता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में है कि क्रोमोसोम जो है आधा आधा बढ़ता है।
इसमें बराबर बराबर बढ़ता है, इसमें आधा आधा बढ़ता है। यदि आप लोग डिमांड करेंगे तो इसके बारे में भी हम लोग अगले वीडियो में डिटेल्स में बात कर लेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।